आपके बच्चों को, आपकी फैमिली में ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा खुद का पर्सनल डॉक्टर है और ये यहां बैठा है हमारे ब्रेन के बीचों बीच, ब्रेन के मिडिल में हमारा खुद का अपना पर्सनल डॉक्टर है और उससे पावरफुल डॉक्टर दुनिया में नहीं है। और इस डॉक्टर पे कोई ना बात करता ना कोई काम करता। तो अगर आप इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका काम है, सीधी सी बात है, कहीं लिख लीजिएगा, यहां ये जो डॉक्टर बैठा है हाइपोथैलेमस, इसका काम है हमें जिंदा रखना। क्या रखना? मतलब हमें जिंदा रखना, हमारी लगातार सांसें चलाना, हमारा दिल धड़काना, हमारा लीवर को काम करना, किडनी को काम करना, पूरी बॉडी से लगातार हर क्षण बिना रुके कम्युनिकेट करना। लेकिन इस पे कोई काम नहीं करता। और जब तक इस पे काम नहीं होगा तब तक किसी भी बीमारी का इलाज, चाहे वो हमारी मेंटल बॉडी में हो चाहे हमारी वो फिजिकल बॉडी में हो, वो सिर्फ एक जुगाड़ है। जुगाड़ शब्द से शायद आप सभी बहुत अच्छे से परिचित होंगे। वो सिर्फ एक जुगाड़ है। और दोस्तों, जुगाड़ मशीनों में तो चल सकता है, हम नेचर के प्रोडक्ट हैं, हम इंसानों में जुगाड़ नहीं चलते हैं। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ जो है मैं पीपीटी शेयर करता हूं, बेहतर समझ में आएगी। मेरा काम है, देखिए, मेरा काम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करना नहीं है। प्रोडक्ट मैं हकीकत में मैं बेचता नहीं हूं प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं। मेरा मेन मकसद है, जो मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट है, कि लोगों को जगाना। मैं सिर्फ एड चला के भी लोगों को प्रोडक्ट बेच सकता हूं, लेकिन ये जो जूम सेशन का लेने का माध्यम है, ये 2-2 घंटे जो मैं बोलता हूं, इसका माध्यम है लोगों को जगाना। और ये शुरुआत शायद मुझे ऐसा लगता है कहीं सोशल मीडिया पे नहीं किसी ने की है, जो मैंने शुरुआत की है। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके पीछे एक ही कारण होता है, चाहे वो फिजिकल बॉडी में हो, चाहे मेंटल बॉडी में, और चाहे हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। कहाँ चली गई मेरी स्क्रीन? ये रही। आराम से देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि जब जब मैं अपना सेशन लेता हूं तो जो नए लोग हैं ना, एक दो लोग जो भी नए आते हैं, उनको दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं और उनका मन करता होगा यार तुरंत अभी पूछ लूं। तो आप नोट डाउन करते चलते चलिए कि यहाँ मुझे कंफ्यूजन है, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप बहुत फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ ये सेशन सुनेंगे, तो अंत तक जाते जाते एक सवाल मन में बचेगा ही नहीं। मैंने, क्योंकि वो स्लाइड को मैंने इस तरीके से कस्टमाइज करके बनाया है कि अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते हैं तो एक सवाल नहीं बचेगा। और जीवन में एक बार, मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ एक बार ये पूरा सेशन बहुत आराम से देख लीजिए। और जब भी कहीं कोई सॉल्यूशन ना मिले, जीवन की किसी भी समस्या का कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, तो इस जूम सेशन को, ये जो फिजिकल मेंटल बॉडी पे होता है और एक हमारा मेटाफिजिकल बॉडी पे होता है, ये दो सेशन है, पार्ट 1 पार्ट 2, इनको पूरा देख जाइए बस। और अपनी प्रॉब्लम को सामने रख लीजिए, सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। और सॉल्यूशन से पहले होता है रूट कोज का पता लगना, यानी कि प्रॉब्लम तो डायग्नोस हो कि उसका कारण कहां है। जब यही नहीं पता कि कारण क्या है, तो जब तक पैचेस कहां लगाओगे? ठीक। तो शुरुआत मेरी पहली स्लाइड से, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, सबके जीवन में होती हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कुछ समस्याएं नहीं हो। आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में कोई व्यक्ति किसी ना किसी की दवाइयां ना खा रहा हो, किसी ना किसी बीमारी के। लेकिन जान तो लीजिए कि वो दवाइयां काम कर भी रही हैं। हमें करना क्या था? बॉडी में समस्या आई क्यों? प्रॉब्लम क्या थी? जब खुद में एक हमारे ब्रेन के अंदर एक डॉक्टर बैठा है जिसका काम है हमें जीवित रखना, जिंदा रखना। और ये समझ लीजिए कि अगर बीमारी आई तो पड़ाव नीचे की तरफ लाइफ जानी स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहां कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक। तो 3 तरह की समस्याएं दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए सभी लोग, आप लोग, कि पहली फिजिकल बॉडी में होने वाली गंभीर बीमारियां, जिसको कि हम क्रोनिक डिसीज के रूप में जानते हैं, जैसे आर्थराइटिस है,
कैंसर है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर है, स्किन की प्रॉब्लम है, तमाम तरह की जितनी भी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम है, और हम उनके लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, यानी कि फिजिकल बॉडी में होने वाली गंभीर बीमारियां। पहली कैटेगरी ये होती है। दूसरी कैटेगरी ये होती है वो समस्याएं जो हमें सिर्फ महसूस होती हैं, वो डायग्नोस नहीं होती हैं, कहीं कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है कि उसको देख सके कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे हुई। जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस नापा नहीं जा सकता, भाई आपको कितने परसेंट स्ट्रेस है, नहीं बोल सकते ना। आपको कितनी परसेंट एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नहीं बोल सकते। तो ये जो मानसिक समस्याएं होती है। तीसरी तरह की समस्या वो होती है जो यहां दो जगह पे नहीं रखी जा सकती। जैसे कि भाई हमारे खूब मेहनत करते हैं, जॉब अच्छे से, मैंने तो खूब अच्छे से पढ़ाई की है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, जॉब क्यों नहीं लग रही है, मेरा कंपटीशन निकल क्यों नहीं रहा है, मैं उससे तो किसी भी सूरत में कम नहीं था, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। मैं खूब मेहनत करता हूँ, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, बिजनेस में बहुत पैसा लगाया हुआ है, लेकिन वो रिटर्न नहीं आ रहा है, मेरा बिजनेस चल क्यों नहीं रहा। मेरा रिलेशनशिप मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वो मैं रिलेशनशिप ठीक नहीं रख पा रहा हूँ अपने परिवार में, अपने भाई से, या कहीं भी कोई भी रिलेशन। फिर आदमी ये सोचने लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो एनर्जी की प्रॉब्लम है, यानी कि एनर्जी के लेवल पे हम जो भी डिस्टरबेंस समझते हैं हमारे जीवन में, कि या तो हमारे प्लैनेट्स खराब हैं, हमारा वास्तु खराब है, हमारे मोबाइल नंबर के डिजिट्स खराब है, जो भी आपका विचार इधर जाता है वो सब मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम। परमात्मा हमारी सुन क्यों नहीं रहा है, वो सारी यहाँ मेटाफिजिकल कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, इन सब का भी रूट कोज एक ही होता है। और दोस्तों मैंने नीचे एक मार्केट साइज भी लिखा हुआ है। जो पहली जो प्रॉब्लम है, इनका जो मार्केट साइज है फिजिकल और मेंटल का, ये है इंडिया में हर साल का, एक साल का है ये, 18 लाख करोड़ रुपए का। ये 18 करोड़ रुपए नहीं है, 18 के पीछे लाख, 5 जीरो, और फिर उसके बाद में 7 और जीरो, गिनते चले जाइए, मतलब 18 लाख रुपए, 18 लाख करोड़ रुपए का ये मार्केट साइज है। और जो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम का मार्केट साइज है वो है 6 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन लोगों को पता ही नहीं है कि रूट कोज क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स का। और जब रूट कोज नहीं पता तो सॉल्यूशन कहां से पता लगेगा। बस मैं लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जितनी भी जीवन में प्रॉब्लम होती है उनका सबका रूट कोज एक ही होता है, उस रूट कोज को जान लीजिए। और जब कहीं कोई सॉल्यूशन ना मिले तो इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको यहाँ एक चीज डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं कि मैं यहाँ किसी बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो आपको सच बताने के लिए बैठा हूं। यानी कि ये शरीर किसी बीमारी को ठीक खुद ब खुद कर सकता है। कोई दवाई, दुनिया की कोई दवाई, कोई मेडिसिन इस शरीर को ठीक नहीं कर सकती। ये शरीर कर सकता है तो स्वयं कर सकता है, क्योंकि ये नेचर का प्रोडक्ट है, हम प्रकृति के बने हुए हैं, प्रकृति के सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट है। तो मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पज से ये चलाता हूं, और उसके बाद जो सॉल्यूशन बताता हूं वो भी नेचुरल सॉल्यूशन है। प्रकृति में उससे वैसा सॉल्यूशन ना कभी था जब से पृथ्वी पे जीवन की मौजूदगी हुई, ना आज है वर्तमान में, और ना कभी भविष्य में हो सकता है सॉल्यूशन। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है उस सॉल्यूशन का। और आज हम उससे दूर हो गए हैं। तो मैं इसीलिए, मेरा मकसद है आप लोगों को बताना। और इस जूम सेशन को आप दो पर्पज से देख के देखिएगा। पहला तो ये कि क्या आपको जो प्रॉब्लम है या जो मैं जो बात बता रहा हूं वो आपसे रिलेट करती हैं क्या, क्या मैं एक एक बात साइंटिफिकली बिल्कुल सही बोल रहा हूं। मेरी एक एक स्लाइड को आप क्रॉस चेक कीजिए। आपके पास गूगल है, एआई है, सब कुछ है आज के समय पे। आप किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाइए और उससे पूछवाइए कि भाई ये क्या, ये जो बोल रहे हैं ये ठीक है क्या है, नहीं है। ठीक है। फिर उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मैं आप लोगों को घर बैठे बैठे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा हूं। ठीक।
जो मैंने ये शुरुआत की है, इस शुरुआत में, इस बिजनेस में, इस रिवॉल्यूशन में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब बस ये देखिएगा कि क्या ये जो मैं जो भी कुछ भी आपको बताता हूं इन 2 सेशन में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्या ये हर घर को इस प्रोडक्ट की जरूरत है? क्या इस जानकारी की हर घर को जरूरत है? तो उसका मार्केट साइज बताने का उद्देश्य मेरा यही था। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जीवन में, वो 3 डायमेंशन, फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में। और ध्यान दीजिए, यही 3 हमारे इस शरीर के 3 डायमेंशन हैं, 3 आयाम हैं। खूब पढ़ा होगा आपने, आपने खूब सोशल मीडिया पे या इधर उधर कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा खूब, कि मन, शरीर और आत्मा 3 चीजें हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। और इन तीनों से रिलेटेड ही हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं। जब हमारे शरीर के 3 पार्ट हैं, मन, शरीर और आत्मा, और 3 ही तरह की प्रॉब्लम्स, तो कारण तो एक ही हुआ ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जीवन में प्रॉब्लम आई, जो मैं रूट कॉज अभी बताने वाला हूं, कि वो रूट कॉज की कमी होगी तो वो आपकी फिजिकल बॉडी में भी बीमारी लेके आएगी। वो फिजिकल बॉडी में होगी तो वो बीमारियों के रूप में होगी। और वही रूट कॉज की कमी होगी तो मानसिक स्तर पे मानसिक बीमारियां होंगी, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होगी। और जब उसी रूट कॉज की कमी होगी तो एनर्जी के लेवल पे भी प्रॉब्लम होगी, उस ब्रह्मांडीय चेतना से कनेक्शन में भी समस्याएं होंगी ही होंगी। यानी कि मेहनत करने के बाद जॉब में, बिजनेस में, रिलेशन में, हर जगह प्रॉब्लम होगी। फिर आप चाहे कहीं चले जाइए, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, आप किसी वास्तु वाले के पास चले जाइए, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, किसी बाबा के दरबार में चले जाइए, लेकिन कमी तो वही है, एक सिंगल एक। और वो कमी है हमारे शरीर में, और विशेषतः हमारे ब्रेन में, प्राण ऊर्जा की कमी। इस शब्द को समझ लीजिए, प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स। और यही मेरा ब्रांड है, मतलब जो मैंने ट्रेडमार्क कराया हुआ है इसको, लाइफ फोर्स को। क्योंकि जब मुझे इस चीज की अनुभूति हुई कि बस यही एक रूट कोज है जो हमारे जीवन में सभी समस्याओं के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो मैंने इसको ट्रेडमार्क कराया नाम को, लाइफ फोर्स, यानी कि प्राण ऊर्जा। ठीक। और जब जब आपके ब्रेन में प्राण ऊर्जा की कमी होगी और वो असंतुलित होगी, यानी कि इम्बैलेंस होगी, तब तब हमारे शरीर में बीमारियां जन्म लेने लगेंगी। हमारी मानसिक समस्याएं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें होने लगेंगी। और मेटाफिजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम होने लगेगी, चाहे आपकी जन्म कुंडली में राजयोग ही क्यों ना हो, चाहे अपने घर, अपने किसी भी महावास्तु एक्सपर्ट किसी के भी थ्रू आपने डिजाइन कराया हुआ हो, तब भी आपको वास्तु दोष प्रभावित करेगा ही करेगा। आपके घर का नहीं करेगा, पड़ोसी के घर का करेगा। तो ये मेटाफिजिकल लेवल की बात होगी, तब उस जूम सेशन में अपन बताएंगे। फिर सारी तरह की प्रॉब्लम, आपका जीन एक्सप्रेशन, यानी कि हमारा डीएनए। इसीलिए मैंने जो स्लोगन है मेरा, डीएनए टू डेस्टिनी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारी सेल और न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए से लेके हमारी डेस्टिनी तक, यानी कि हमारे भाग्य तक, सब कुछ डिस्टर्ब होने लगता है अगर ब्रेन में प्राण ऊर्जा की कमी होने लगती है। ठीक। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सभी जानते हैं कि भाई अवचेतन मन, अवचेतन मन, सोशल मीडिया पे इतना बताया जाता है कि भाई अवचेतन मन की पावर इतनी है। कुछ नहीं है। अगर प्राण ऊर्जा की कमी है तो आपका अवचेतन मन पावरफुल नहीं रहेगा, जान लीजिए। अभी अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक। तो सारे जीवन में, चाहे कोई आपके लिए कोई नजर लगा रहा है, नजर तुरंत लगेगी। के लिए इंटेंशनली कुछ करा रहा है, तुरंत आपको इफेक्ट करेगा, आपके जीवन को प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से। तो सारी चीजें प्रभावित होने लगती हैं कब? जब हमारे शरीर में, और विशेषतः मेरे हर एक शब्द को देखिएगा, विशेषतः हमारे ब्रेन में, क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को और हमें ब्रह्मांडीय चेतना से कनेक्ट करके रखता है। इतना तो ये मोटा मोटा समझ में आता है। अरे
एक सेकेंड, ये मैंने आज कुछ ना एआई का यूज कर लिया, तो उसमें ये थोड़ा सा बीच बीच में परेशान करेंगी, ताकि स्लाइड को मैं आपको समझाने के लिए, तो ये मेरी जो साउंड है ये बंद करनी पड़ेगी। ठीक, तो हमारा शरीर कैसे स्टार्ट होता है यहां से आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक सिर्फ वहीं से समझिए कि जब हमारी जीवन की शुरुआत होती है, ठीक, तो माँ के गर्भ में एक सिंगल कोशिका से होती है, सिंगल सेल से होती है, जिसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक, वो जाइगोट के अंदर अपना सॉफ्टवेयर होता है। अब उस पे सिर्फ मां का इतना ही रोल है कि मां से उसको न्यूट्रिशन, मां से ऑक्सीजन और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है, बस। अब वो जो जाइगोट है वो अपने सॉफ्टवेयर की बदौलत अपने आप 1 से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ये यहां से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से समझिए। वो 1 से 2 सेल में अपने आप डिवाइड हो जाता है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिंदा है हम पृथ्वी पे। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने प्लांट कर दिया, कोई ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, नहीं, भूल जाइए। अपने आप 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 होते 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 अपने आप वो सेल, वो डीएनए डिसाइड कर लेता है कि कब लीवर बनाना है, कब किडनी बनानी है, कब ब्लड बनाना है, कब न्यूरॉन्स बनाने हैं, कब हड्डियां बनानी है, कब आंखें, कब नाक कान, सब सब अपने आप वो डिसाइडेड है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। और अपने आप होते होते वो पूरा बेबी 9 महीने में एक इंसान तैयार हो जाता है। और फिर सारा कंट्रोल उसके बाद आ जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन के पास आ जाता है। अब पहली बात तो ये समझिए कि हमारे शरीर की शुरुआत हुई थी एक उस सिंगल कोशिका से, जिसका जो साइज था वो बाल से भी 10वां हिस्सा, इतना देख, मतलब माइक्रोस्कोप से आप देख पाते। अब जब वो हमारा सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारा डीएनए है, जब वो खुद ब खुद इतने स्मार्ट तरीके से अपने आप पूरा बॉडी बना लेता है, लीवर, किडनी, लंग्स, पूरा उसको सिस्टमेटिकली एक रूप दे देता है, यानी कि सारे बॉडी के ऑर्गन खुद बना लेता है, तो उसके लिए बीमारी ठीक करना कितनी मुश्किल काम है। ये सोचिए बात को। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कर सकती है तो हमारा शरीर खुद ब खुद, लेकिन बस उसको वो एनवायरनमेंट चाहिए जो उसके लिए जरूरी है, जो उस हमें बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिंदा रहने के लिए जो पृथ्वी पे जरूरी है, वो जरूरी चीजें चाहिए। उसके बाद ये शरीर अपने आप किसी भी बीमारी को, किसी भी समस्या को अपने आप ठीक करने की क्षमता रखता है। तो यहां तक क्लियर है। फिर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे एलोपैथिक की बात करना चाहूंगा, क्योंकि सभी लोग सबकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ है। मैं ऐसे नहीं, मैं एलोपैथिक की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन मैं एलोपैथिक को एक शब्द देता हूं, और वो भी है जुगाड़। एक बेहतरीन जुगाड़, सॉरी, बेहतरीन लगाना बहुत जरूरी है। एलोपैथिक बहुत अच्छी चीज है, एक्यूट कंडीशन में वो काम आती है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत आदमी दर्द से अचानक से परेशान हो जाए, तो वो एलोपैथिक की तरफ ही जाएगा। ठीक, तुरंत जाना भी चाहिए। लेकिन क्रोनिक कंडीशन में एलोपैथिक में आज तक कोई रूट कोज से ट्रीटमेंट है ही नहीं। अब जुगाड़ मैंने क्यों शब्द का इस्तेमाल किया इसमें, कैसे, कि मान के चलिए ये शरीर है, किसी की किडनी काम नहीं कर रही है, तो हॉस्पिटल गए, डायलिसिस करा लिया, अलग से वो ब्लड लिया और प्यूरिफिकेशन करके, प्यूरिफाई करके वापस बॉडी के अंदर चला गया, जुगाड़ कर दिया। ठीक, फिर मान के चलिए किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज है तो इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, या जो भी डॉक्टर बताते हैं, वैसे डायबिटीज मीठे से, या डायबिटीज का जो एक है वो स्कैम है, स्कैम मैं आपको बताऊं, जो भी बीमारी होती है वो यहां से कंट्रोल होती है। ठीक, डायबिटीज स्ट्रेस की बीमारी है। ठीक, तो मान के चलिए इंसुलिन की कमी है ब्लड के अंदर, तो क्या हुआ, बाहर से डाल दिया टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, जुगाड़ कर दिया। फिर किसी को ब्लॉकेज आ गए, स्टंट डाल दिए, जुगाड़ कर दिया, चलो भाई नाली है उसमें स्टंट डाल दिए, चलो भाई ये कचरा साफ करके, जुगाड़ कर दिया। कोई भी लीवर किसी का खराब है, लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया, दूसरे का लगा दिया, जुगाड़ कर दिया, एक बेहतरीन जुगाड़ है।
फिर किसी को ओवरी में सिस्ट है या कुछ है, ऑपरेशन करके निकाल दिया, जुगाड़ कर दिया, सब चीज। नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली खा ली। तो वो जो नींद की गोली थोड़ी होती है वो दवाइयां नहीं होती हैं, वो सिर्फ हमें नींद की गोलियां होती है। मेडिकल साइंस में अगर मैं बात करूं मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए, गौर कीजिएगा, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए कोई भी दवा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नींद की गोलियां हैं। अभी मैं आपको अभी 3-4 दिन पहले की घटना बताता हूं। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा। अभी शायद 4 या 5 दिन हुए हैं। एक लेडी साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक ने 5 या 7 मंजिल से कूद के सुसाइड कर लिया। वो डिप्रेशन की शिकार थी, यानी कि मानसिक समस्या थी। खुद वो जिस चीज की डॉक्टर थी वो खुद उसी की शिकार थी, और उनकी मदर भी एक नॉन साइकाइट्रिस्ट है, यानी कि उनके पास भी इलाज नहीं है। और जो मैं बता रहा हूं, इससे बेहतरीन नेचर में कोई चीज नहीं है जो ब्रेन पे काम करे, या इससे पावरफुल कोई चीज नहीं है, इससे फास्ट कोई चीज नहीं है जो ब्रेन पे काम कर सके। और मैं यहां जो भी बात करता हूं सिर्फ ब्रेन पे ही बात करता हूं, चाहे वो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम के लिए, चाहे मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम के लिए। ठीक, तो यहां से बढ़ते हैं। इसलिए मैं उसको जुगाड़ बोलता हूं, क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास गए, किडनी के डॉक्टर के पास या किसी भी बीमारी के लिए, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि यार आपको ब्रेन पे भी काम करने की जरूरत है, या किसी न्यूरो वाले डॉक्टर को बुला लेगा, नहीं बुलाएगा ना। किसी साइकाइट्रिस्ट को ही नहीं बुलाएगा कि भाई साथ में बैठते हैं, इनका करते हैं, क्योंकि ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। नहीं, इसलिए वो जुगाड़ है, मैं इसको एक बेहतरीन जुगाड़ बोलता हूं। ठीक, अब जो वो सिंगल सेल स्टार्ट हुई, हमारी शुरुआत जहां से हुई, वो सेल अपने आप में पूरा, मतलब एक बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम है अपने आप में। यानी कि जो हमारा शरीर है ये 70 लाख करोड़ सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअली ये 70 लाख करोड़ सेल्स की एक कम्युनिटी है, हम कोई एक नहीं है। मतलब मैं साइंटिफिक बात बोल रहा हूं, ये शरीर हमारा एक नहीं है। मैं बोलने लगूं कि मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक यूनिट हूं, नहीं। मैं करीब करीब 70 लाख करोड़ सेल्स की एक कम्युनिटी हूं, क्योंकि एक सेल से स्टार्ट हुआ था, और एक सेल से बढ़ते बढ़ते वो 200 सेल में डिवाइड हो गई। 200 तरह की सेल, हमारी बॉडी में 200 तरह की कोशिकाएं होती हैं, और वो अपना अपना रोल डिसाइड कर लेती हैं उसी डीएनए, उसी सॉफ्टवेयर की बदौलत। और ये जो आपस में जो ये जो सेल है ना, इसकी हेल्थ डिपेंड करती है, इसके अंदर भी एक मिली वोल्टेज होता है। जैसे सेल होती है ना, बैटरी होती है, ऐसे ही हमारी कोशिका के अंदर भी, उसको सेल बोलते हैं, कि मिली वोल्टेज होता है एक। और वो मिली वोल्टेज ही नेचर से मिलने वाली चीजों पे डिपेंड करता है। और वो मिली वोल्टेज अगर ड्रॉप होगा, गिरेगा, तो वो कब होगा? जब इंबैलेंस होने लगेगा बॉडी में और कुछ चीजों की कमी होने लगेगी। और वो जब गिरेगा इंबैलेंस, तो हमारा डीएनए भी डिस्टर्ब होने लगेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब होने लगेगा। तो सेल, हम जो है 70 लाख करोड़ सेल्स की कम्युनिटी है। ठीक, अब बात करते हैं इस ब्रेन की। जैसे कि सारा कंट्रोल इस ब्रेन की, बस इसको समझ लीजिए। इसमें बहुत, मैं टेक्निकल में कहीं मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो बहुत लेमैन लैंग्वेज, एक साधारण भाषा में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि सारा कंट्रोल इस ब्रेन के पास है। ठीक, अब ये देखिए, जो साइकाइट्रिस्ट ने 5वीं 6ठी मंजिल से कूद के जो सुसाइड किया है, कहां से उसको गलत प्रेरणा मिली कूदने की? इतना परेशान थी, ब्रेन नहीं बोला ना कि चलने के लिए, इसके बगैर मैं ये अपनी दोनों उंगली भी नहीं मूव करा सकता, नहीं करा सकता। हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं, आप देखिए ना, सारी चीजें ब्रेन से। मैं ताकि अपने आप को सही साबित कर सकूं साइंटिफिकली, मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सब ऐसा नहीं है सब किताबों में लिखा है, मैंने तो सिर्फ चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं, हमें टॉयलेट लगा, टॉयलेट टॉयलेट लगा, ऐसा नहीं है ना कि वो वहीं निकल गया। हम कोई भी व्यवस्था होने की वेट करते हैं कि घर पहुंच जाएंगे, या कहीं पेट्रोल पंप पे, या कहीं इस तरीके से रुकेंगे तो कर लेंगे, होता है ना। यानी कि ब्रेन से हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन वहीं एक मेंटली अगर चैलेंज्ड पर्सन हो, मेंटली डिसेबल पर्सन हो, उसका क्या होगा? उसको पता ही नहीं है।
ना खाने का, ना पीने का, ना लेटरिन का, ना पेशाब का, वो ऐसे उसको इस तरीके से, मैंने ऐसे खूब लोग देखे हैं, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब ब्रेन से होता है ना। तो सब कुछ ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। अब मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं। मान के चलिए आप बैठे हैं और आपके सामने कोई आपका बहुत प्रिय मित्र आ जाता है, बहुत दिनों बाद मिले, तो शरीर में एक अलग टाइप की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होने लगती हैं, बॉडी की केमिस्ट्री फिजिक्स अलग तरीके से काम करती है, ठीक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने आपका बहुत नुकसान किया था, जिससे आप बहुत हेट करते हैं, तो आपके इस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस होने लगेंगे। देखो, ब्रेनी न्यूरोकेमिकल्स रिलीज कर रहा है ना सब कुछ, तो ये चीजें होने लगेंगी। अब मान के चलिए कोई चीज खाने की पसंद है आपको, आपको जलेबी पसंद है, गोलगप्पे पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, तो जैसे ही हम विचार करते हैं, उसकी इमेज बनाइए, इमेज बनाते ही मुंह के अंदर एक लार आने लगती है, सलाइवा आने लगता है, क्योंकि हमें मुंह से खाना है ना उसको। तो मुंह को अपने खाने के लिए उसने तैयार कर दिया, उसे नहीं पता, हमारे ब्रेन एक हार्डवेयर है, उसे नहीं पता कि हकीकत क्या है और कल्पना क्या है। तो हर चीज हर वक्त ये ब्रेन काम करता रहता है, हर वक्त, एवर टाइम। लेकिन यही ब्रेन और माइंड में फर्क समझने की जरूरत है। ब्रेन ये हार्डवेयर है जो कि सेल्स और न्यूरॉन्स का बना हुआ है, और माइंड क्या है? माइंड है एक एनर्जी बॉडी। बताया था ना, शरीर के चारों तरफ जो हमारा ओरा होता है, जो हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड होती है, वो सर के पास ज्यादा होती है, इसको माइंड बोलते हैं। यानी कि हमारे शरीर की एक बायो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा यहां होते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हमारा जो चारों तरफ जो आभा मंडल है, वही हमारा मन है। मतलब अगर मैं बात करूं, एक बल्ब है, ठीक, बल्ब के चारों तरफ रोशनी है, प्रकाश है, तो प्रकाश क्या हुआ? माइंड। और बल्ब क्या हुआ? ब्रेन। ठीक। अगर ब्रेन के बिना माइंड का कोई अस्तित्व है? नहीं। बल्ब बंद कर दो, रोशनी गई। ऐसे ही अगर माइंड के अंदर न्यूरॉन्स और हमारे सेल्स अगर बीमार होने लगेंगे तो क्या होगा? हमारा माइंड वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि हमारे 3 मन होते हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि मैं अभी ये 2 उंगली हिला रहा हूं, फिर इस तरीके से कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप भी बैठे हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड से हम एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। ठीक, ये हुआ कॉन्शियस माइंड, जो कि हमें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है। ठीक। दूसरा मन होता है, ये इसलिए बता रहा हूं, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। दूसरा मन होता है अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो हमारी आदतें होती हैं, यानी कि जिस भी काम को हम बार 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 करते हैं, और वो हमारी आदत में, हमारी आदत बन जाता है, और फिर हम उसको कुछ दूसरे काम के साथ भी कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते हम आइसक्रीम भी खा लेते हैं, हम पड़ोस में बैठे व्यक्ति से बात भी कर लेते हैं, ठीक। हम ध्यान कभी बार देखा होगा कि कहीं और भी चला जाता है, और लेकिन गाड़ी चलाते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि वो चीजें जो सबकॉन्शियसली हम कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वो है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड 24 घंटे, सातों दिन, हर क्षण हर घड़ी आपका लगातार कम करता रहता है। और अनकॉन्शियस माइंड यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो अनकॉन्शियसली हो रही हैं। जैसे अभी यहां जितने भी लोग बैठे हैं, उनकी सांसें, अभी आप, मैंने सांसों का नाम लिया तो सांसों पे ध्यान गया, लेकिन किसी का सांसों पे ध्यान नहीं था कि भाई जूम सेशन लेना है, सुनना है, लेकिन जिंदा भी तो रहना है, तभी तो सुन पाएंगे या तभी तो अप्लाई कर पाएंगे इस चीजों को। किसी का ध्यान नहीं था।
इसीलिए शरीर के अंदर होने वाली हर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज मैक्सिमम कॉन्शियसली तो वो ही, जैसे गोलगप्पे का विचार आया और गोलगप्पे ने विचार ने हमारे मुंह में सलाइवा जनरेट कर दिया, वो न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट कर दिए। गुस्सा आया किसी को देख के तो ये हुआ कॉन्शियसली बॉडी के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, लेकिन अनकॉन्शियसली जो अपने आप हो रही हैं। और ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं कि ब्रेन की हेल्थ पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आपका ब्रेन हेल्थ नहीं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। वो वही आपको पता भी नहीं है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर अपने आप बॉडी के अंदर वो बीमारियां भी बना रहे हैं और बॉडी के बाहर, क्योंकि माइंड जो होता है वो बाई डायरेक्शनल काम करता है, दो तरफा काम करता है। वो बॉडी के अंदर इस शरीर के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और हमें ब्रह्मांडीय चेतना यानी कि दुनिया से हम किस तरीके से एनर्जी के लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं वो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन इतना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के अंदर अपने आप लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, हार्ट काम कर रहा है। ये सब किसके निर्देश पे? ये सब ब्रेन के निर्देश पे अपने आप काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि ब्रेन के अंदर बैठा हुआ है हमारा खुद का पर्सनल डॉक्टर, जो कि अनकॉन्शियसली हमारी बॉडी के अंदर हर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लगातार 24 घंटे, सोते समय, जागते समय, भागते समय, गाड़ी चलाते समय लगातार काम कर रहा है। लेकिन अगर वो डॉक्टर बीमार है तो क्या होगा? वो वैसे ही न्यूरोकेमिकल्स जनरेट करेगा जो कि हमारी बॉडी के लिए, बॉडी में बीमारी को जन्म देते हैं। क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है हमारी नाक से कनेक्टेड, हमारी सांसों से कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन के बीचों बीच एक लिम्बिक सिस्टम छोटा सा पार्ट होता है, और उस लिम्बिक सिस्टम में ही बैठा है मटर के दाने के बराबर हमारा खुद का अपना पर्सनल डॉक्टर, या ये कहिए कि जिसका काम है हमें जिंदा रखना। कोई एक्टिविटीज बॉडी के अंदर बिना उसकी इजाजत के हो नहीं सकती, सब कुछ उसको सब पता रहता है, एक्चुअली सब उसी के निर्देश पर होता है। लेकिन ये समझिए कि जब यहाँ न्यूरॉन्स और सेल्स, यानी कि वो भी तो फिजिकल बॉडी है ना हाइपोथैलेमस, जब उसके न्यूरॉन्स और सेल्स डैमेज होने लगेंगे तो क्या वो डॉक्टर बेहतर तरीके से हमारी बॉडी को मॉनिटर कर पाएगा? क्योंकि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कहीं लिख लीजिए, हाइपोथैलेमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, यानी कि ऑटोनॉमिक यानी कि अपने आप अनकॉन्शियसली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का, उनमें आपस में उनके बीच में कम्युनिकेट करने का, कम्युनिकेशन करने का काम करता है। कहीं पढ़ लीजिए, हाइपोथैलेमस का काम है बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखना, होम्योस्टेसिस बनाए रखना बॉडी के अंदर, यानी बैलेंस बनाए रखना, यानी हमें जिंदा रखना, यानी हमें बीमार ना होने देना, यानी हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ सब कुछ बैलेंस बना के रखना। सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। लेकिन इस हार्डवेयर, जब तक ये हार्डवेयर ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो मैं इसीलिए लिम्बिक सिस्टम पे बात करता हूं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है खुद का अपना पर्सनल डॉक्टर है। इसको आप किंग बोल सकते हैं, राजा बोल सकते हैं, और इसको राजा बोला भी जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये और कुछ नहीं है, ये हमारे क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र की फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी, जैसे सहस्रार चक्र क्या हुआ? रोशनी, लाइट, और जो बल्ब था वो क्या है? बल्ब के चारों तरफ रोशनी, सहस्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र, और उसकी फिजिकल बॉडी हाइपोथैलेमस। इसीलिए क्राउन, क्राउन चक्र यानी कि राजा। और जब राजा खतरे में होता है, बस ये खतरा जो है ना, इसको समझ लीजिए कि जब राजा खतरे में होता है, और आज हम सबका ये राजा खतरे में है, सबका। इसका काम, जैसे कि मैंने बताया, ये तराजू जो ली है ना मैंने समझाने के लिए, इसीलिए ली है कि ये इसका काम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखना।
और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक पैरा नर्वस सिस्टम। बस इतना सा समझ लीजिए। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसका काम होता है हमारी बॉडी में रिपेयरिंग करना, यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी बोल देते हैं इसको, पैरासिम्पैथेटिक को। और जो सिंपैथेटिक होता है उसको फाइट एंड फ्लाइट मोड बोल लेते हैं, यानी कि लड़ो या भागो। आज की कंडीशन में, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी ग्रीस खन्ना जी थे, उन्होंने मुझे एक टर्मिनोलॉजी दी थी, मैं उसी पे बात कर रहा हूं सर, कि हमारा जो ब्रेन है ये बहुत सारे हैप्पी हॉर्मोन्स बनाता है, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा सोशल मीडिया पे। तो जब हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, तराजू बैलेंस की तरह होती है, तो हमारा ये ब्रेन ये तभी होगा जब हेल्दी होगा। और जब ये हेल्दी होगा तो ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जिनको बोलते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स। जैसे लिखे भी हैं साइड में, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ग्लूटेथियोन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये सब हाईली एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि सारे अमृत बना लेता है ये ब्रेन। सब हमारा हाइपोथैलेमस सब अमृत बना लेगा, लेकिन ये हेल्दी तो रहे, ये डॉक्टर हेल्दी तो रहे। और सर आपकी बात का मैं जवाब दे दूं, ये जो बॉडी में जो लोकल पेन, जो रीजनल पेन की आपने बात पूछी थी, ये हमारी जो हैप्पी हॉर्मोन्स है उसमें एक का नाम है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो है हमारा ब्रेन खुद ब खुद बना लेता है, और ये दुनिया का सबसे पावरफुल पेन किलर है। दुनिया का सबसे पावरफुल पेन किलर है ये, कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है न्यूरोट्रांसमीटर, और वहां जाके लोकल इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर करता है और इम्यून सिस्टम की तरह भी काम करता है, उस पेन को दबाने का काम करता है। और दूसरी बात, कोई रीजनल पेन तभी होगा हमारी बॉडी में ज्यादातर जब हमारे मेरिडियंस ब्लॉक होते हैं। बॉडी में एनर्जी चैनल्स होते हैं जिनमें प्राण ऊर्जा फ्लो करती है, और जब किसी लोकल एरिया का कोई जो मेरिडियंस होगा अगर उसमें ब्लॉकेज होगी किसी भी वजह से, तो वो जो प्राण ऊर्जा है वहां पहुंचेगी नहीं, और प्राण ऊर्जा जब किसी ऑर्गन पे नहीं पहुंचती है तो वो ऑर्गन बीमार होने लगता है। तो वो पेन लगातार बॉडी में बना रहता है। तो आप ये समझ गए, ये हमारा ब्रेन एक बैलेंस बना के रखता है जब ये हेल्दी होता है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी में संतुलन बना के रखता है। इसका काम ही है बीमार ना होने देना, बैलेंस बना के रखना। लेकिन आज हमारा ये पलड़ा भारी हो गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पलड़ा भारी होता है तो उसको बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट मोड एक्टिवेट हो जाना। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये स्लाइड देखिएगा पहले एक बार। ये बहुत कुछ, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाई, मुझे अच्छा लगा, मगर चलो कुछ एआई का इस्तेमाल किया जाए। ये जो हमारा मानव शरीर है ना, ये जो आज का जो आधुनिक मानव हम देखते हैं, इसको बने हुए 3 लाख साल हो गए हैं। उससे पहले चिंपैंजी की उसमें थे हम कैटेगरी में। तो ये आधुनिक मानव, ये जो दिखाई देता है रूप, इसको बने हुए करीब करीब 3 लाख साल हो गए हैं। आप समझिए ये जो ब्रेन का जो डिजाइन हुआ है ना, ये एकदम नहीं हुआ है। कोई भी चीज एकदम नहीं होती है पृथ्वी पे। हिमालय एकदम नहीं बने कि एकदम बने और उठ गए। एक प्लेट टेक्टोनिक एक घटना होती है पृथ्वी पे, जब भूकंप आते हैं तो वो प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट से टकराती हैं आपस में या एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जब टकराती हैं तो ऐसे इस तरीके से ये जो माउंटेन बनते हैं, ये प्लेट प्लेट टेक्टोनिक का परिणाम है। ठीक, तो ऐसे ही हिमालय बना, उसमें इस तरीके से फोल्ड आ गए, तो हिमालय में जो रेंज बनी वो इसी से बनी। ठीक, ऐसे, और वो ये लाखों करोड़ों सालों में जाके बनी। ऐसे ही जो हमारा ये मानव शरीर है, ये 3 लाख साल पहले से ये अनुमानित है कि ये 3 लाख साल पहले ऐसा बना। तो लेकिन ये 3 लाख साल किया क्या इस शरीर ने? यानी कि ये जो शरीर था, जो वो जो मनुष्य था उस समय, स्टार्टिंग में 3 लाख साल में स्टार्टिंग ही बोलूंगा, कि उस समय आदमी दो ही समय स्ट्रेस लेता था, दो ही वक्त स्ट्रेस लेता था। या तो वो जो भूखा होता था
और वो शिकार की तलाश में जाता था किसी को मारने के लिए, तो वो लड़ता था जानवर के साथ, तब वो स्ट्रेस लेता था। या कोई जानवर उसके पीछे भागता था, तो वो भागते समय अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रेस लेता था। और ये जो लंबा समय चला, करीब करीब 3 लाख साल का, ठीक, तो इसमें ये ब्रेन ये डिजाइन हुआ, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पूरा ब्रेन ये डिजाइन धीरे धीरे जेनेटिक्स ये बना हमारा ब्रेन। लेकिन 3 लाख सालों के इस ब्रेन के इस जो ये मैकेनिज्म तैयार हुआ था, उस पे पिछले 30 सालों ने पानी फेर दिया। पिछले 30 सालों में क्या हुआ? पिछले 30 सालों में इंटरनेट आ गया, पिछले 30 सालों में यूट्यूब आ गई, मेल आ गई, पिछले 30 सालों के भीतर ही सोशल मीडिया पूरा आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ठीक। पिछले 30 सालों में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 30 सालों में पॉपुलेशन बहुत तेजी से, या पॉपुलेशन तो पहले से ही बढ़ रही है, तो लेकिन उसके बढ़ते रहने से कंपटीशन हर जगह आ गया, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो हर जगह तनाव आ गया। पिछले 30 सालों में रेडिएशन आ गया, ये वाईफाई इतना जो 5G अभी चल रहा है, मैं अभी मोबाइल फोन सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा, लेकिन मैं इसके एक्सपोजर में हूं, रेडिएशन के एक्सपोजर में आप भी हैं। लगातार उसका असर हमारे ब्रेन पे लगातार हो रहा है। और जब फोन पे बात करते हैं या हम कोई चीज देखते हैं, तो 2 तरीके का स्ट्रेस हमारे इस ब्रेन पे पिछले 30 सालों से आ गया, जो 30 लाख सालों का सिस्टम जिसने बिगाड़ के रख दिया। रेडिएशन, पिछले 30 सालों में पॉल्यूशन, पिछले 30 सालों में मिलावट, इतना ज्यादा मिलावटी चीजें। अभी तो सोशल मीडिया की वजह से चलो पता भी लग जाता है कि भाई पनीर में, दूध में, मसालों में, तमाम तरह की हर चीज में ये जो मिलावट आ रही है, पहले तो पता भी नहीं चलता होगा। तो ये बहुत सारा, फिर हमारा न्यूट्रिशन, हम इतना पैक्ड फूड खाने लगे हैं, तो ये जितने भी चीजें हैं, हर चीज देखो 3 साल में, 3 साल पहले कल्चर आया कि होम लोन का, ईएमआई का, तो लोन, पहले लोग लोन ले लेते थे, लेकिन आज तुरंत लिया, पॉकेट में इतना पैसा भी नहीं है, बैंक ने ऑफर कर दिया, लोन ले लिया, अब हर महीने 1 से 5वीं तारीख तक लोगों के सर पे मंडराने लगता है। हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे ना कि उतनी पैर पसारी है जितनी चद्दर, लेकिन आज चद्दर इतनी और पैर इतने हो रहा है ना। फिर सोशल मीडिया पे 8-8 10-10 घंटे आपका स्क्रीन टाइम देखिए अपने मोबाइल में, कि आपका स्क्रीन टाइम, मोबाइल में फंक्शन होता है, पता लग जाता है कि कितनी देर, नहीं देखा जाता कि वो स्क्रॉल करते रहते हैं, नहीं पता लगता जो है। अभी देखिए ना, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मैंने अभी ग्रुप में बताया कि जो पूरा कई कई घंटे सोशल मीडिया पे गुजार देते होंगे रील स्क्रॉल करते करते, लेकिन ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसके लिए वक्त नहीं है, क्योंकि ये लंबी है ना। अभी लोगों को बर्दाश्त कहां होती है, चीजें कहां बर्दाश्त होती हैं आजकल। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पे अपना आपा खो देते थे लोग बात। तो ये सारी चीजें, फिर हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। प्रकृति में हर कुछ डिसिप्लिन्ड है, जो नेचर ने दिया है, नेचर है, सब कुछ डिसिप्लिन्ड है। पृथ्वी वही रोटेशन, वही रिवॉल्यूशन, सारे प्लैनेट्स सेम उसी गति से घूम रहे हैं, उसी स्पीड से। लेकिन एक इंसान है जिसने सब कुछ अपना सर्कैडियन रिदम, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ के रख दिया है। हमारा हर एक ऑर्गन नेचर के हिसाब से, के टाइमिंग के हिसाब से सेट है, ठीक। तो ये सारी चीजों ने क्या किया, इस 2 तरीके का स्ट्रेस, एक तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसने हमारा हार्डवेयर खराब कर दिया, उसने हमारे न्यूरॉन्स और सेल्स को डैमेज कर दिया, ठीक। और ये दूसरी तरफ जो आप स्ट्रेस देख रहे हैं, ये है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी कि जो माइंड के लेवल पे होने वाला,
यानी कि इतने ओवर थिंकिंग विचार, सोशल मीडिया का तमाम तरीके की जो तनाव है, उसने हमारे हार्ट, देखिए उसमें भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, और वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हम उस चीज को दे रहे हैं जो ऑलरेडी बीमार है। यानी कि जैसे मेरा फोन है, मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन का हार्डवेयर बहुत वीक है, लेकिन मैंने उसमें इतनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी, यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उसको इतना ज्यादा दे दिया कि वो मोबाइल ही हैंग होने लगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बात समझ में आई? तो इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो लगातार एक्टिवेटेड है, लगातार। और दोस्तों, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, इस स्लाइड पर रोक देता हूं और मैं आपको चीज बताता हूं, समझिए इस बात को, कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है हमारा, यानी कि या तो लड़ो या भागो। वो 3 लाख साल से जो प्रोग्रामिंग चलती आ रही है हमारे डीएनए की, हमारे सॉफ्टवेयर की, अब या तो लड़ो या भागो। लेकिन हम यहां बैठे बैठे अपने ब्रेन को तनाव दे रहे हैं, यानी कि ब्रेन तो स्ट्रेस में वैसे आ गया ना, साइकोलॉजिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। इस हाइपोथैलेमस को नहीं पता है कि ये पहले वाला स्ट्रेस है या कौन सा स्ट्रेस है, इसको तो सिर्फ स्ट्रेस का पता है कि जब जब इस पे खतरा महसूस होता है, राजा पे जब खतरा होगा तो क्या होगा, राज्य खतरे में आ जाता है। हाइपोथैलेमस द किंग। और जब राजा खतरे में, राजा पे स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, पूरी बॉडी खतरे में आ जाएगी, तो पूरी बॉडी पे वो डेंजर समझ लेता है कि पूरी बॉडी खतरे में है, या तो लड़ना है या भागना है। और दोस्तों, जब लड़ते हैं या भागते हैं तो आपको किस चीज की जरूरत होती है, आपको जरूरत होती है एनर्जी की। और उस एनर्जी के लिए, यानी कि राजा ने पूरी बॉडी को मैसेज देना स्टार्ट कर दिया कि एनर्जी की जरूरत है बॉडी को, तो उसका एक मैकेनिज्म है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस अपने सेनापति को आदेश देती है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड आदेश देती है, किडनी के ऊपर दो छोटी छोटी, जैसे राजमा होता है ना, ऐसी दो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड, उनको मैसेज देती है कि भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज इकट्ठा चाहिए हमें, क्योंकि पूरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। और फिर ब्लड पूरी बॉडी की हर एक सेल्स, हर एक न्यूरॉन्स को वो ग्लूकोज सप्लाई करेगा। ठीक। अब वो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, न्यूरोट्रांसमीटर, उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि कोर्टिसोल। कोर्टिसोल, उस कोर्टिसोल का काम है बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इकट्ठा करना। काम तो उसके बहुत हैं, अगर वो सिर्फ एक्यूट कंडीशन में थोड़े समय के लिए रहे तो हमारे लिए गजब का काम करता है। लेकिन अगर वो परमानेंटली स्विच ऑन हो जाए तो वो हमारी मौत का कारण बन जाता है, हमारे जीवन में समस्याओं का कारण बन जाता है। अब उसका काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज इकट्ठा करना। अब जब वो ग्लूकोज इकट्ठा करने की बारी आएगी तो जितना भी लीवर में ग्लाइकोजन पड़ा है उसको उठा के आदेश देगा कि फटाफट इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करो और ब्लड में छोड़ो, ब्लड में छोड़ देगा। ठीक। वो पेनक्रियाज को मैसेज भेजेगा, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, लेकिन वहीं एक और मैकेनिज्म होता है जो ग्लूकेगन हार्मोन रिलीज करता है, आपका पेनक्रियाज। तो वो पेनक्रियाज को मैसेज भेजेगा कि फटाफट ग्लूकेगन रोको, इंसुलिन को, ग्लूकेगन छोड़ो, यानी कि ग्लूकोज बढ़ाना है। अब वो भी वहां से निकल के आया। फिर आपको भूख लगेगी, क्योंकि खाना खाओगे तभी तो ग्लूकोज बनेगा, बॉडी में जाएगा खाना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। आपको ज्यादा भूख लगेगी, क्रेविंग होगी खाने की, और ऐसा खाना खाओगे जब स्ट्रेस होता है कि दुनिया भर का कचरा हम खा लेते हैं। उस समय जब स्ट्रेस आदमी को होता है, उसके हाथ में फ्रूट्स रख दो, वेजिटेबल्स सलाद काट के रख दो, वो खाएगा नहीं। दुनिया भर का पैक्ड फूड या तला भुना, इधर अल्कोहल पे अल्कोहल खाने का मन करता है और जल्दी जल्दी खाएगा। वो जितना पेट में गया फटाफट आंतों में गया। तो जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी जो छोटी आंत है वो एक छलनी की तरह, चाय की छलनी होती है ना, ऐसे काम करती है। वो छान के जो भी फूड जाता है हमारे स्टमक से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो छन के सारा ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। लेकिन उसके जो छलनी के छेद हैं, जब वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो छेद बड़े हो जाते हैं, उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। और हम जो भी खाते हैं उसमें अनडाइजेस्टेड फूड,
तमाम बैक्टीरिया, तमाम वायरस, तमाम कचरा वचरा जो भी खाते हैं वो उनमें एंट्री करने लगता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर एंट्री करेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, टॉक्सिन्स बढ़ गए, सबसे पहले वो लीवर में जाता है। अब लीवर को ओवरलोड कर देता है, तो लीवर खुद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का शिकार हो जाता है कि इतना लगातार इतना कचरे को समेटे कैसे। तो लीवर खराब, फिर ब्लड के अंदर जो इतना कचरा होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, इतना ग्लूकोज होता है, तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर लगातार कैंसर सेल्स बनती रहती हैं लगातार, उन कैंसर सेल्स को खत्म करने का काम होता है हमारी इम्यूनिटी का, जिसपे कि अभी मैं बात करने वाला हूं। और उन कैंसर सेल्स को सबसे उनका खाना क्या होता है? ग्लूकोज। और जो भर भर के ब्लड के अंदर पड़ा है, तो तेजी से वो कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स पनपने लगती है। ठीक, तो जितनी भी बीमारियां बॉडी के अंदर होती हैं, सबका यही कारण होता है, लगातार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट हो जाना। और यहां एक बात कहीं भी सर्च कर लो जो मैं बोल रहा हूं, सारी चीज आइडेंटिफाई कीजिए आप, कि हमारी जब भी स्ट्रेस हमें होता है, ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी के 3 सिस्टम स्लो डाउन हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। और जो खतरनाक लेवल पे स्ट्रेस होता है तो वो शट डाउन हो जाते हैं। अब ये पहले 3 सिस्टम कौन से हैं? पहला सिस्टम है इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी, जो हमें किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंगस, किसी भी वायरस, किसी भी कैंसर सेल्स, किसी भी ट्यूमर सेल्स, किसी भी डीएनए म्यूटेटेड सेल्स से बचा के रखने का काम करती है हमारी इम्यून सेल्स। और स्ट्रेस और इन 3 बॉडी के सिस्टम का होता है विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप। तो जैसे ही स्ट्रेस बढ़ा, ऐसे ही इम्यूनिटी गो डाउन, इम्यूनिटी आपकी नीचे जाने लगती है। और जब इम्यूनिटी नीचे जाएगी तो सारी बीमारियां, यानी कि कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन बहुत फास्ट होगा, कोई भी वायरस इंफेक्शन फास्ट होगा, कैंसर सेल्स बहुत फास्ट बनेगी, ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ेगा, कोई भी बीमारी, कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन में, चाहे वो लीवर से डिसीज हो, किडनी से डिसीज हो, सारी बॉडी के अंदर बीमारी ना आने देने का काम है हमारी इम्यून सिस्टम का। तो इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, जो आजकल हम सब के ऊपर तलवार लटकी हुई है। स्ट्रेस तो सबको है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में WHO के अकॉर्डिंग 17,000 नॉन डिसीज होती हैं, 17,000 बीमारियां। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आपको ना, मुझे इतने नाम पता ही नहीं है। 1,000 बीमारियां का कारण है हमारा इम्यून सिस्टम का शटडाउन होना। और इम्यून सिस्टम का शटडाउन होने का मतलब है स्ट्रेस हो जाना। इसका सबसे जीवंत उदाहरण अभी कुछ साल पहले सभी ने देखा, कोरोना। कोरोना और कुछ नहीं था दोस्तों, सिर्फ स्ट्रेस और हमारी इम्यूनिटी का विपरीत संबंध था, इनवर्स रिलेशन था। सिर्फ और सिर्फ हमारी स्ट्रेस लेवल का, क्योंकि लोगों को प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम तरीके के माध्यम के थ्रू इतना स्ट्रेस भर दिया गया कि शायद अब दुनिया बचेगी नहीं, ऐसा वायरस आ गया है। और जो खास तौर से जो मिडिल क्लास और अपर क्लास के जो लोग थे, वो सब्जी भी धो धो के, और हर व्यक्ति को जो गेट पे आ गया उसको जोम्बीज की तरह देखते थे कि भाई इससे हाथ टच ना हो जाए, दूर खड़े रहें, इतना स्ट्रेस लेवल पे। और थोड़ा सा भी क्योंकि स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, तमाम बॉडी के अंदर, अभी भी मेरे भी और आपके भी, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मौजूद हैं। उनके बिना तो सरवाइव कर ही नहीं सकते, लगातार हर सांस के साथ, खाने के साथ जाते ही जाते हैं वो। तो जैसे ही स्ट्रेस लिया, ऐसे ही थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ कोरोना के समय में। और जब थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ तो अपने ही लोग डरने लगे और हॉस्पिटलाइज कर दिया। और हॉस्पिटल में जाके आदमी इमोशनली और ज्यादा वीक हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि अपनों से दूर हुआ। और जब वहां अपनों से दूर हुआ और वहां और ज्यादा स्ट्रेस देखा, ऐसा ही तमाम लोगों के साथ हुआ कि 3 नंबर बेड वाला चला गया,
4 नंबर बेड वाला चला गया, 9 नंबर वाला चला गया, शायद मेरी भी बारी है, मैं भी बचूंगा नहीं। और अगले दिन खबर आई कि जो पहले दिन बहुत अच्छे से बात कर रहा था, वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, फोन पे बात कर रहा था, मिल के आए थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहा। ये खूब देखा आपने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिस व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं थी, सर पे छत नहीं थी, हाथ में फोन नहीं था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से कोई नाता नहीं था, एक आदमी मुझे बताइए, मैंने तो देखा नहीं। ठीक। क्योंकि स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तमाम बना उस समय में, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ब्रेन पे जब आता है। तो कोरोना स्ट्रेस, और ये साइंटिफिक है। आप कभी भी देखिए, आप मेडिकल साइंस में देखिए, जब किसी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, मान के चलिए किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो जिसको वो ऑर्गन लगाया गया, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी को सप्रेस रखा जाता है, इम्यूनो सप्रेसर लगाए जाते हैं, यानी कि उसकी इम्यूनिटी दबी रहे। क्यों? क्योंकि ऑर्गन था दूसरा, बाहर से आया, लगा लीवर दूसरे का था, किडनी दूसरे की थी। ठीक। और जैसे ही इस इम्यून सिस्टम का काम क्या है? पहचानना, ये सर्विलांस है। तो अगर इम्यूनिटी बढ़ गई तो वो जो लीवर है उसको रिजेक्ट कर देगा तुरंत बॉडी उसकी। तो इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसकी इम्यूनिटी को लगातार दबा के रखा जाता है, और लगातार जीवन भर वो इम्यूनो सप्रेशर यूज करता रहता है, किसी भी छोटे से इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही उस किडनी को वो रिजेक्ट कर देगा, उस लीवर को रिजेक्ट कर देगा। तो ये है भाई, इम्यूनिटी का और स्ट्रेस का इनवर्स रिलेशन है। और सिर्फ इम्यूनिटी का नहीं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि फीमेल में या मेल्स में जो भी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका संबंध स्ट्रेस से है दोस्तों। सिर्फ यहां से टॉप फ्लोर से जो भी कैसी भी इनफर्टिलिटी है, पीसीओएस की दिक्कत है, पीसीओडी है, हार्मोनल इंबैलेंस है, ये सब कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड है। स्ट्रेस बढ़ रहा है और हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स, बीमारियां आने लगी हैं। फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो डाउन हो जाता है। लोगों को आज के समय में देखो, पेट की बीमारी, हर कोई ऐसा घर, ऐसा परिवार नहीं है जहां किसी को पेट की दिक्कत ना हो। पेट साफ नहीं होता, चूरन ले लिया, पेट साफ नहीं होता, कोई और दवाई ले ली, पेट साफ, परेशान रहते हैं। और फिर तनाव भी है, खाएंगे भी, खा के भी पेट साफ करते हैं। मान लीजिए आज किसी को कहना यार मुझे तो चूरन लेना, पेट साफ नहीं हो रहा, पहले वो दबा के खाएगा, फिर उसके बाद चूरन लेगा। अरे ये नहीं कि भाई जब सफाई करनी है तो उस खाने की क्या जरूरत है, दोबारा और लोड देने की पेट में जरूरत क्या है? खाली पेट रहिए ना शाम को, तब चूरन लीजिए, तब वो काम करेगा, तब त्रिफला लीजिए या कोई भी जो भी आप ले रहे हैं। नहीं, तनाव भी तो है, स्ट्रेस है, वो भूख बार बार लगेगी, और भूख लगाता कौन है? ये डॉक्टर, ये हाइपोथैलेमस, जो कि जिसको लगता है कि शरीर खतरे में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहीं पे बहुत लंबा देर रुक गए अपन तो। अब मोटापे की बात कर लेते हैं। मोटापे की जो मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है, अगर वो ब्रेन पे काम नहीं कर रहे तो वो स्कैम है, समझ लीजिए इसको। क्योंकि मोटापा जो है वो न्यूरोसाइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, वो हमारे खाने की वजह से नहीं है, हम रूट कोज पे काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या होता है जान लीजिए। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी, क्योंकि 3 लाख सालों का इसने झेला है, तो 3 लाख सालों में कभी भोजन मिल गया तो कभी 4 दिन नहीं मिला, कोई शिकारी नहीं मिला, कोई कुछ मिला ही नहीं खाने को। तो बॉडी ने यह मैकेनिज्म तैयार कर दिया कि अगर कुछ भी ज्यादा खा लिया तो उसको स्टोर कर देंगे बॉडी के अंदर, फैट के रूप में डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि अगले 4 दिन 5 दिन खाना मिले ना मिले, ये 3 लाख सालों का परिणाम है। लेकिन अब तो कोई खाने की कमी है ही नहीं, खूब दबा के खा रहे अपन। ठीक। तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं या ज्यादा हमने खा लिया तो हमारी बॉडी उसको क्या करेगी?
फैट में कन्वर्ट करके स्किन के नीचे डिपॉजिट कर देती है फैट सेल्स में। अब ये जो फैट सेल्स हैं ये लगातार एक हार्मोन रिलीज करती रहती हैं ब्लड के अंदर। फैट सेल्स देखिए कितना बेहतरीन मैकेनिज्म है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई दवाई किसी बीमारी को ठीक ही नहीं कर सकती। ये फैट सेल्स लगातार एक हार्मोन रिलीज करती हैं ब्लड के अंदर जिसका नाम है लेप्टिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेप्टिन हार्मोन्स। और ये जो लेप्टिन हार्मोन्स है ये सीधा सिग्नल जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है हाइपोथैलेमस से, ये सीधा मैसेज प्राइम मिनिस्टर को जाता है, राजा को। और क्या मैसेज होता है ये एक सटाइटी हार्मोन होता है, यानी कि ये ब्रेन को मैसेज भेजता है रुक जाओ, बॉडी में ऑलरेडी फ्यूल है, खाना है, एनर्जी के लिए पर्याप्त फैट है, खाने की जरूरत नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। फिर अगर ये नॉर्मल कंडीशन हमारे साथ है तो हम क्या करेंगे, भाई भूख नहीं है, खाने की इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसको पता है ना राजा को कब भूख लगानी है, कब प्यास लगानी है, सब कुछ पता है इसको। लेकिन आज के समय ये हमारा राजा है बीमार। यहां पे है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो ये है बीमार, इसने खतरे की घंटी दबाई हुई है, यानी कि बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रखा हुआ है। और जब ये बीमार हो जाता है, इसमें अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसको बोल देते हैं, अगर ये इन सिग्नल को सुनना बंद कर दे, यानी कि फैट सेल्स ने जो रिलीज किया एक सिग्नल, जो चिट्ठी भेजी राजा को कि खाने की जरूरत नहीं है, तो राजा क्या करता है, इसको इग्नोर कर देगा। इसको बोलते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस, यानी कि वो उन सिग्नल को सुनता ही नहीं है, उसे सुनाई नहीं देता है, उस सिग्नल वो सुनना बंद कर देता है। जब फाइट एंड फ्लाइट मोड चालू होता है तब वो उन सिग्नल को सुनना बंद कर देता है। ये देखिए बॉडी का मैकेनिज्म, क्योंकि उसे तो पता है कि खतरा है और खाने की जरूरत है, आएगा तो फैट स्टोर कर लेंगे, तो ये और भूख लगाएगा आपको। तो इसी को बोलते हैं लेप्टिन रेजिस्टेंस। तो काम करने की जरूरत कहां थी, काम करने की जरूरत है दोस्तों यहां, ना कि प्रोटीन डाइट ये वो तमाम कुछ भी नहीं। अगर आप यहां काम नहीं करते तो जीवन में हेल्दी वेट लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट रखने की क्षमता रखती है, कन्वर्ट कर सकती है। जैसे अगर आपने ज्यादा प्रोटीन खा लिया तो प्रोटीन को क्या करेगी, फैट में कन्वर्ट कर देगी। और ऐसे ही जब स्ट्रेस हार्मोन लगातार रिलीज होता है तो जो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं उस मसल्स को वापस एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और एनर्जी की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम ना तो भाग रहे ना हम लड़ रहे हैं, हम तो बैठे बैठे सोशल मीडिया पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ईएमआई की टेंशन ले रहे हैं, कंपटीशन की, जॉब की, बिजनेस की, तमाम रेडिएशन के एक्सपोजर में हैं, पेस्टिसाइड तमाम पोल्यूशन के एक्सपोजर में हैं। तो क्या हो रहा है, हम ना तो भाग रहे ना लड़ रहे, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बटन दबाया हुआ है, तो वो जो ग्लूकोज है वो एंट्री करता ही नहीं है सेल के अंदर, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। अरे मैं जब चलूंगा, मैं अभी बोल रहा हूं तो मुझे एनर्जी की जरूरत है, जब मैं बहुत तेज भागूंगा तभी तो वो ग्लूकोज, या चलूंगा तभी तो वो ग्लूकोज यूज होगा, या उतना होगा जितनी मेरी जरूरत है, जितना अभी मुझे बोलने के लिए जरूरत है। लेकिन आज के समय में एक्सेस ग्लूकोज पड़ा है, तो वो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस मसल्स को ब्रेक करके वापस एमिनो एसिड में तोड़ के वापस फैटी एसिड मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस फैटी एसिड में करेगी, और फिर कन्वर्ट करके रख देगी स्किन के नीचे फैट के अंदर, यानी कि मसल्स लॉस होता रहता है और फैट बढ़ता रहता है। फैट इसलिए बढ़ता रहता है क्योंकि रख दिया है फ्यूचर के लिए बॉडी ने। तो जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारा फैट लॉस होने वाला नहीं है। यहां तक बात समझ में आई। और सारी बीमारी फिर उसी से, तमाम तरह की बीमारियां मैंने यहां लिखी हुई है साइड में। ठीक, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये तो पता लग गया कि चलो ये हमारा बटन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑन है, ठीक। अब उस बटन की वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ है, तो इस बटन को वापस कैसे बैलेंस किया जाए।
तो मैंने पहले ही बताया था कि तभी होता है जब हमारे ब्रेन में प्राण ऊर्जा की सप्लाई कम होने लगती है और वो इम्बैलेंस होने लगती है। तो प्राण ऊर्जा हमें मिलती कहां से है दोस्तों? आपको, मुझे, सभी को पता है, यहां जितने लोग बैठे हैं, कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। इन 5 एलिमेंट से मिलकर बना। इन 5 एलिमेंट से गौर करने वाली बात यह है कि इन 5 एलिमेंट में प्राण किस एलिमेंट के साथ लगे हुए हैं? क्या प्राण आकाश के साथ? क्या प्राण अग्नि के साथ? क्या प्राण जल के साथ? क्या प्राण पृथ्वी? नहीं, प्राण वायु। यानी कि ये कब से पंच तत्व की आई? स्टार्टिंग से। ठीक, यानी कि उनको भी पता था प्राण वायु, यानी कि वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ प्राण मिक्स होकर प्राण वायु बनती है। और ये प्राण हमें मिलते कहां से हैं? जहां से वायु मिलती है वहीं से प्राण मिलते हैं। हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है दोस्तों? पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधों से तो मिलती है ऑक्सीजन, लेकिन ये बात सर्च कीजिएगा कि पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तब उसके साथ कुछ ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड भी रिलीज करते हैं जो लगातार हमारी सांसों के साथ हमारे ब्रेन में और बॉडी में जाने चाहिए थे। लगातार निर्बाध सप्लाई उनकी हमारे बॉडी में होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले हम नेचर के नजदीक रहते थे, इसीलिए हम प्लांट्स के बाई प्रोडक्ट हैं। अब प्लांट्स को चौथी पांचवी क्लास में बताया जाता है कि प्लांट जो है वो लिविंग थिंग है। पढ़ा जाता है ना, लिविंग नॉन लिविंग, तो प्लांट्स को लिविंग थिंग पहले ही बता दिया जाता है बच्चों को। लेकिन ये भी समझिए कि एक जिंदा चीज ही जिंदा किसी जिंदा वस्तु को जन्म दे सकती है, मतलब जिंदा किसी को जीवन दे सकती है। दो निर्जीव आदमी, दो लाश किसी एक को जीवन नहीं दे सकते। तो हम प्लांट क्योंकि लिविंग थिंग थे, और ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो फाइटोनसाइड्स रिलीज करते हैं, ये जो पेड़ पौधे, ये हमारे लिए नहीं करते। पृथ्वी पे पहले पेड़ पौधे आए, फिर ऑक्सीजन और फाइटोनसाइड्स की व्यवस्था हो पाई, ग्लूकोज की व्यवस्था हो पाई, फिर जाके जीवन की उत्पत्ति हो पाई। इसकी वजह से आप चेक कीजिए, सर्च कीजिए, अगर फाइटोनसाइड्स प्लांट्स रिलीज ना करते तो जीवन संभव था ही नहीं। सिर्फ हम बैक्टीरिया या इधर उधर छोटे छोटे उस फॉर्म में रहते। ये जो फाइटोनसाइड्स थे, ये जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट हैं। तो फाइटोनसाइड्स प्लस वायु यानी कि ऑक्सीजन बनता है प्राण वायु। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब ये जो फाइटोनसाइड्स हैं, ये लगातार हमारे सांसों के थ्रू हमारे ब्रेन में जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है, जब भी कोई चीज हमारी ब्रेन के अंदर, सेल्स के अंदर और न्यूरॉन्स के अंदर जाती है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन एनर्जी बनना, अभी अब एनर्जी की बात हो रही थी ना, तो जब भी वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं तो एक फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? साथ ही एनर्जी बनाने के साथ ही साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया फ्री रेडिकल्स भी बनाते रहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करते रहते हैं। इनका ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए, फ्री रेडिकल्स भी। लेकिन अगर ये ज्यादा बन जाएं तो यही हमारे डीएनए को म्यूटेट करते हैं, जो कैंसर ट्यूमर का कारण होता है। यही ज्यादा बन जाए तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गन की किसी भी सेल में होगा तो वो ऑर्गन बीमार हो जाएगा। तो नेचर ने कितनी खूबसूरत व्यवस्था की थी कि जब सांस के साथ ये फाइटोनसाइड्स भी जाएंगे तो ये उन फ्री रेडिकल्स को, गौर से सुनिएगा, ये उन फ्री रेडिकल्स को वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वापस ऑक्सीजन में। क्योंकि वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये उन्हें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। उनका ऑक्टेट कम, ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाते, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो वापस ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। तो ये हमारे ब्रेन के और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी रखते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? और ब्रेन जितना हेल्दी होगा, इसीलिए डायरेक्ट इसका कनेक्शन किया इसी कंट्रोल रूम से, यानी कि लिम्बिक सिस्टम से, क्योंकि वहां राजा बैठा है, उसको सबसे ज्यादा इनकी जरूरत है, क्योंकि राजा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए राजा बहुत सिक्योरिटी में रहता है ना। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कितनी रहती है? बहुत टाइट रहती है। ऐसे ही वो टाइट सिक्योरिटी में डीप ब्रेन के अंदर हमारी सांसों से कनेक्टेड है हमारा राजा, हमारा पर्सनल डॉक्टर।
ठीक। लेकिन आज उसको ये नहीं मिल रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि पूरी बॉडी पे खतरा आ गया है, और पूरी बॉडी पे खतरा आते ही वो खतरे पे ले जाता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये फाइटोनसाइड्स किस तरीके से काम करते हैं। आप सभी के घर में कोई ना कोई गाड़ी जरूर होगी। मान के चलिए आपके घर में कोई कार है, तो कार अगर डीजल की होगी तो संभवतः 10,000 किलोमीटर पे उसके अंदर आप ऑयल चेंजिंग कराते हैं, सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं ताकि ऑयल चेंज हो सके। पुराना खराब ऑयल निकाल लिया जाता है, नया ऑयल डाल दिया जाता है। ठीक, ये क्यों कराते हैं हम, ऑयल क्यों कराते हैं? आप इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं अपनी गाड़ी का कि समय रहते सर्विसिंग कराते हैं। ठीक, और जब पहुंचते हैं तो यार बेहतरीन से बेहतरीन ऑयल डालते हैं कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा गाड़ी को लेके। और क्योंकि ऑयल इसलिए डाला जाता है दोस्तों, ताकि इंजन जब चलेगा तो उसके अंदर वियर टियर होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ डेप्रीशिएशन होगा। तो जो इंजन का जो डेप्रीशिएशन है उसको स्लो करने के लिए होगा तो जरूर। लाइफ तो है, लाइफ इंजन की भी है और लाइफ हमारी भी है, एक लिमिटेड लाइफ। तो उस डेप्रीशिएशन को स्लो करने के लिए ये इंजन ऑयल डाला जाता है, ताकि वो लुब्रिकेंट उसमें रहेगा तो डेप्रीशिएशन कम होगा, घर्षण कम होगा। एग्जैक्टली वही, क्योंकि इंजन का काम है एनर्जी बनाना, और इंजन को चाहिए लगातार एनर्जी बनाने के लिए फ्यूल और ऑक्सीजन। सेम वही मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर भी काम करता है। हमें भी एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, तो जब वो उसका इंजन है गाड़ी का, एक हमारे अरबों खरोड़ों इंजन है हमारी सेल्स और न्यूरॉन्स के अंदर, जिनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी बनाता है तो वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो वियर टियर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी को रोकने के लिए ये इंजन ऑयल है। यानी कि नेचर ने वो जो फाइटोनसाइड्स की व्यवस्था की थी वो इसीलिए की थी कि वो वियर टियर ना हो, कम हो, और हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहे। यानी कि जितना हमारे डीएनए के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ है उतना हम जी लें। लेकिन आज ये इंजन ऑयल हमें सप्लाई इसकी कम हो गई है, फाइटोनसाइड्स हमें मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम नेचर से, प्रकृति से दूर अपने कंक्रीट के जंगल हमने अलग बना लिए हैं। सिर्फ हवा तो मिल रही है, ऑक्सीजन तो मिल रही है, लेकिन प्राण वायु नहीं मिल रही है। तो हम कितना अपनी गाड़ियों का ख्याल रखते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन अपने बारे में हमें इतनी भी जानकारी नहीं है कि क्या हमें इंजन ऑयल की जरूरत है, क्योंकि उस गाड़ी को तो हम 5 साल में, 6 साल में बदल ही देते हैं। लेकिन ये शरीर जिसका एक पार्ट, किसी स्पेयर पार्ट, कोई ऐसा मॉल नहीं है जहां इसकी दुकानें हों कि भाई लीवर दे दो, किडनी दे दो, या वो दे दो, उस कंपनी का दे दो, नहीं मिलता है दोस्तों। एक ही बार मिला है, हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। और जब इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसी भी महंगी गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, या तो हम वापस नेचर के पास चले जाएं, प्रकृति के पास चले जाएं, जंगलों में जाके रहने लगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, जैसे जापान में और साउथ कोरिया में। ये टर्मिनोलॉजी आप डाल के देखिएगा, शिनरिन योकू। शिनरिन योकू एक फॉरेस्ट बाथिंग इसको बोलते हैं, जहां जापान और दक्षिणी कोरिया के लोग वीकेंड में 1-2 दिनों के लिए जंगलों में चले जाते हैं वीकेंड पे। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो जंगलों में समय बिताने के लिए चले जाते हैं, ताकि ये फाइटोनसाइड्स की सप्लाई ब्रेन और बॉडी में लगातार की जा सके और डेप्रीशिएशन कम से कम रखा जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि जापान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, यानी कि सबसे ज्यादा उनकी जीवन प्रत्याशा, सबसे ज्यादा जीते हैं। और अगर जंगल में जाके नहीं जा सकते, क्योंकि बिजनेस भी करना है, जॉब भी करनी है, बच्चे भी हैं, सारी जिम्मेदारियां भी निभानी है, तो दूसरा ऑप्शन बचता है कि इन्हीं फाइटोनसाइड्स को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज के समय में रोटी, कपड़ा और मकान के बाद
अगर चौथी सबसे बड़ी जीवन के अस्तित्व से जुड़ी अगर कोई जरूरत है तो वो है नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स। अब ये ऐसी चीज नहीं है कि कोई आज बनी और मैंने आपके लोगों के सामने रख दी आज ही। ये एंशियंट टाइम से चली आ रही है और ये वो टाइमलेस थेरेपी है जिसको मैं बोलता हूं जिसका ना कभी कोई विकल्प था, ना आज है और ना कभी भविष्य में हो सकता जब तक पृथ्वी पे जीवन है। कोई विकल्प नहीं हो सकता जब तक इंसान मशीनों से ना बनने लगे, इंसानों में कॉन्शियसनेस मशीनों से ना आने लगे, तब तक तो नहीं, और वो पॉसिबल है नहीं। ये वो थेरेपी है, आपको रामायण का वो दृष्टांत याद है जब लक्ष्मण जी हुए थे मूर्छित और वो ना कुछ खाने की कंडीशन में थे और ना ही कुछ पीने की कंडीशन में थे कि उनको कोई भी जड़ी बूटी खिलाई जा सके, पिलाई जा सके। तब लंका के राजवैद्य ऋषि सुसैन आए, को बुलाया गया और उन्होंने रिकमेंड की कि जाके ये 4 या 5 जड़ी बूटियां लेके आइए द्रोणगिरी पर्वत से। जब वहां से हनुमान जी लेके आए, तब जब उनको ब्लेंड बना के लक्ष्मण जी को इनहेल कराया गया लगातार उनकी, क्योंकि सांसें चल रही थी। लक्ष्मण जी की क्या चल रही थी? सिर्फ अनकॉन्शियस हुए थे ना, उनकी सांसें चल रही थी। तो उनको पता था ऋषि सुसैन को कि सांसों के रूट का इस्तेमाल करते हुए हम ब्रेन के उस डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं, ब्रेन के उस कंट्रोल रूम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो सांसें डायरेक्ट वहां से कनेक्टेड है। तो लगातार उनको इनहेल कराया गया और उनकी चेतना वापस आई। अब लेकिन ये घटना को हमें लगातार सदियों से एक चमत्कार की तरह बताया गया, कथा कहानियां सुनाई गई तमाम, लेकिन ये चमत्कार नहीं था, ये साइंस थी, विज्ञान था। उस समय भी पता था ऋषि सुसैन, ये जो हमारे उस समय डॉक्टर, की हमारे सांसों का कनेक्शन हमारे खुद के पर्सनल डॉक्टर से है, और वो डॉक्टर से है जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो हमें जिंदा रखे हुए है। और वही डॉक्टर हमें ब्रह्मांड या चेतना से, उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से भी कनेक्ट करके रखता है, उनको जानकारी थी। लेकिन यही एक बात और देखिए, ऋषि सुसैन जो थे वो लंका के राजा रावण के फैमिली डॉक्टर थे, वहीं राजवैद्य थे ना लंका के। अब ये बताइए, आज के कथावाचक, मैं लोगों को बताइए ये बात कि आज के कथावाचक लगातार आज भी, चाहे वो कोई भी संत हो, कितने सी बड़ा सोशल मीडिया पे क्यों ना हो, वो बताते हैं कि भाई रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने यमराज को, उसने इंद्र को, सारे देवी देवताओं को, सारे प्लैनेट्स को, शनि को, सबको बंदी बनाने की क्षमता थी, सबको बना लिया था बंदी उसने। जब यमराज मृत्यु पर विजय पा सकता था, अपने सर कटा काट काट के शिव को अर्पित करता था, ये कथा कहानियां लिखी गई हैं, तो उसे अपनी बीमारियों के लिए, अपने परिवार की बीमारियों के लिए अपने घर में अपने फैमिली डॉक्टर रखने की जरूरत क्या थी? तो दोस्तों, सब कथा कहानियां हैं, ठीक। ये सिर्फ हमारा माइंड वॉश करने के लिए, बिल्कुल हमें अंधविश्वासी बना दिया गया, क्योंकि चमत्कार के पीछे कोई विज्ञान नहीं होता, कोई साइंस नहीं होती, कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक। अब ये है क्या? इनको बोलते हैं एसेंशियल ऑयल्स। और दोस्तों, ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। कोई भी प्लांट, यानी कि अगर मैं मेडिसिनल प्लांट की बात करूं, तो ये मेडिसिनल प्लांट से लिए जाते हैं जिनका औषधीय प्रयोग होता है। प्लांट्स अपनी कोशिकाओं में, जैसे हमारे अंदर हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, कोशिकाओं से, ऐसे ही प्लांट भी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो प्लांट की सेल्स के अंदर प्लांट्स अपने प्रोटेक्शन के लिए एक वोलेटाइल कंपाउंड, यानी कि एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करता रहता है, लगातार इकट्ठा करता रहता है, और वो ऑक्सीजन के साथ फाइटोनसाइड्स के रूप में उन्हें बाहर छोड़ता रहता है। ये फाइटोनसाइड्स इसलिए छोड़ता है कोई भी पेड़ पौधा, ताकि वो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी फंगल इन्फेक्शन या किसी भी खतरे से अपने आप को बचाए रखे, लगातार छोड़ता रहता है। तो ये पौधे की सेल्स में होते हैं, तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, बहुत सारी औषधि को लेके डिस्टिलेशन प्लांट के अंदर डाल के उसको ड्रॉप ड्रॉप करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है। और अब यही तरीका बचा है
ताकि हम जंगल में तो जा नहीं सकते, लेकिन उन फाइटोसाइट्स को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं, अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो। और जब कुछ एसेंशियल ऑयल को अलग अलग औषधियों के जो सिंगल सिंगल जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, जब उनका एक फॉर्मुलेशन तैयार कर दिया जाता है, तो उसका सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, यानी कि वो एक दूसरे की पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी को बोलते हैं ब्लेंड। तो ये जितने भी हैं, ये ब्लेंड है, ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड। और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है एसेंशियल ऑयल की और ब्लेंड्स की, कि ये ओरेक वैल्यू के हिसाब से ये पृथ्वी पे मिलने वाले सबसे पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यानी कि वो जो फ्री रेडिकल्स बनते थे, यानी कि वो जो इंजन के लिए जो इंजन ऑयल चाहिए, जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मोस्ट पावरफुल है, पृथ्वी पे मिलने वाले किसी भी नेचुरल सब्सटेंस से सबसे पावरफुल इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। और दोस्तों, इन एसेंशियल ऑयल की खास बात यह भी है कि ये जिस हर्ब से निकाले जाते हैं, अगर उस सिंगल हर्ब को हम खाते हैं, ऐसा यूज करते हैं, तो उससे 70 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये अगर मैं कहूं, क्योंकि हमारी सांसों के रूट के थ्रू या तुरंत हमारे ब्लड के थ्रू ये ब्रेन पे काम करने वाली दुनिया की एकमात्र नेचुरल पावरफुल एक लाइफ फोर्स एनर्जी थेरेपी है। इसको मैंने नाम दिया है लाइफ फोर्स एनर्जी थेरेपी, क्योंकि ये हमारे अंदर प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है। और इसीलिए इनका नाम एसेंशियल ऑयल, यानी कि जीवन के लिए जो जरूरी वो एलिमेंट है। लेकिन यहां सावधान रहने की जरूरत है कि मार्केट में दो तरीके के एसेंशियल ऑयल हैं, क्योंकि इंडिया में इनके अवेयरनेस इनके रिगार्डिंग है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि एसेंशियल ऑयल होता क्या है। आप रैंडमली जाइए, मैं हमेशा यही बोलता हूं, आप रैंडमली निकलिए, 1000 लोगों से पूछिए एसेंशियल ऑयल के बारे में जानते हैं क्या, एसेंशियल ऑयल के बारे में जानते हैं। वो सिर्फ सिंथेटिक और नेचुरल के बारे में मत पूछिए, वो सिर्फ इतना सा बताएगा कोई 1000 में से एक व्यक्ति कि भाई जानता हूं वो खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं एसेंशियल ऑयल, मेरे पास भी है, मैं भी लेके आया था, रोज का लेके आया था, सैंडलवुड लेके आया था, और वो खुशबू के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यही सिंथेटिक और नेचुरल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूं, अभी सर्च कर लीजिएगा। रोज, रोज का जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है आज के समय में, ये बल्क में केजी में आते हैं, किलोग्राम में, बल्क में, जब हम बल्क में लेते हैं तो केजी में आते हैं। तो जो नेचुरल प्योर रोज एसेंशियल ऑयल है, उसका जो रेट है वो 16 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है, केजी के हिसाब से। 16 लाख से 18 लाख रुपए केजी, किलोग्राम। और एक केजी में अगर मैं उनकी 15 ml की बोतल में भरूं, तो करीब करीब 60 या 62 के करीब बोतलें फिलिंग होती है। ठीक, तो एक बोतल की क्या रेट बना, एक बोतल में अगर कोई भी व्यक्ति आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, ठीक, अगर आप रोज का एसेंशियल ऑयल देखते हैं, तो आपको मिल जाएगा प्योर नेचुरल लिखा मिलेगा, 100% प्योर यही लिखा रहता है उनके ऊपर। और कितने का मिलेगा, 300 रुपए का मिल जाएगा, 600 का मिल जाएगा, हद 800 का मिल जाएगा। ठीक, लेकिन प्योर एसेंशियल ऑयल की जो आप बात करेंगे, जो नेचुरल होता है, उसको अगर बोतल में फिल करेंगे, और उस पर कोई प्रॉफिट अगर कोई नहीं ले रहा, मैं भी अगर फिल करूंगा और आपको दे रहा हूं कि चलो ये मैं कॉस्टिंग टू कॉस्टिंग आपको देता हूं, मैं इस पर कोई 200-400 रुपए भी नहीं बचा रहा, तो दोस्तों ये 28 से 29 हजार के करीब एक बोतल की कॉस्टिंग आएगी, नेचुरल रोज एसेंशियल ऑयल। और जूम सेशन खत्म होने के बाद में चेक कीजिएगा आप। और यही रोज एसेंशियल ऑयल दुबई में जाके 42 से 45 लाख रुपए केजी का रेट हो जाता है, बहुत डिमांड है वहां। यानी कि एक्चुअली हमारे यहाँ जागरूकता कम है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में इनकी बहुत ज्यादा जागरूक हैं लोग इनके रिगार्डिंग, क्योंकि उनको इनकी पावर का पता है। और हमें जागरूक किया ही गई नहीं, हमें पता ही नहीं है, इसको सप्रेस करके रखा गया है, इन चीजों को बताया नहीं गया, नहीं तो ये फार्मा इंडस्ट्री चलती कैसे। ठीक, और ये बात मैं सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकता, नहीं तो आके मुझे ही बंद करवा देंगे। ठीक, फार्मा इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पावरफुल है, वो गवर्नमेंट में भी या हर जगह पे। तो ये दो चीजें समझनी जरूरी हैं। और नेचुरल में भी कई कैटेगरी होती हैं,
लेकिन दोस्तों हमारे पास जो है वो प्रीमियम ग्रेड यानी कि नंबर 1 ग्रेड के हैं, नंबर 1 ग्रेड के एसेंशियल ऑयल्स और उनसे बने हुए ब्लेंड्स होते हैं। फिर मैं एक ट्रायो की बात करता हूं, जो फिजिकल बॉडी पे आपको 2 चीजों पे काम करना है अगर आपको फिट रहना है। इस ब्रेन पे काम कर लो क्योंकि ये मास्टर कंट्रोलर है बॉडी का, और दूसरा काम कर लो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे यानी कि अपने गट पे। अगर ये 2 चीजें आप पे काम कर लेते हो तो ये बॉडी अपने आप सब कुछ सारे काम कर लेगी, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके लिए हमारा ये ट्रायो भी है, इसको कैसे करना है, लेकिन प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। गट के लिए मैं खास तौर से बता दूं कि नमक का इस्तेमाल कम कर दीजिए। ब्रेन तो करना ही है, लेकिन गट पे भी, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए। हमारी पूरे इम्यूनिटी का, या गौर से सुनिए, हमारे पूरे इम्यून सिस्टम में जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी तरह की सेल्स हैं, उसका 80% हमारे गट के अंदर होता है, 80% गट में। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ कोरिलेशन बना के ही काम कर पाता है। 2 चीजें चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बॉडी को 2 चीजें चाहिए, एक तो गुड बैक्टीरिया गट के अंदर, ठीक, और एक दूसरा ये बैलेंस। आपकी इम्यूनिटी तभी एक्टिव हो सकती है। और लेकिन हम सत्यानाश कर लेते हैं अपने गट का। कैसे? एक चीज को अपने खाने में हम सभी ने ऐड कर लिया जो कि हमें नेचर ने दी ही नहीं थी। हम जो भी कुछ खाते हैं हमें वो प्लांट से मिलता है। जो भी कुछ खाते हैं, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो सब्जियां हों, कुछ भी हो, वो हमें प्लांट से मिलता है। लेकिन एक ऐसा कंसंट्रेटेड मिनरल जो लगातार सुबह से शाम तक हम कई बार खा लेते हैं, वो है नमक, सोडियम। आप किसी भी, देखिए मैंने गुड बैक्टीरिया की बात की है, गुड बैक्टीरिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारे गट के अंदर होती है, मैक्सिमम वहीं होते हैं। और किसी भी छोटे से जीव के ऊपर आप नमक अगर डाल देते हैं तो मर जाता है, वो मर जाता है। तो जब आप लगातार नमक खाते हैं, या हर बार सब्जी में दिन में कई बार कोई मेहमान आ गया तो नमकीन ले ली, कुछ हो गया मन नहीं कर रहा, टीवी देख रहे हैं तो पता नहीं कितने नमकीन खाए जाते हैं, नहीं पता लगता, सुबह शाम रात को सोते समय हम दिन में कई बार अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल करते हैं। और नमक क्या करता है? नमक हमारे गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है। और जब गुड बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी सप्रेस होगा। ऊपर से ब्रेन ने वो भी दबाया हुआ है इम्यून सिस्टम को। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का यही कारण है। तो कंडीशन क्या? नमक कम करना पड़ेगा, गट को ठीक करना पड़ेगा, ब्रेन पे काम करना पड़ेगा, यही है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हमारी बॉडी रात को रिपेयर होती है जब हम सोते हैं। सोते क्यों हैं? कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रथा चलती आ रही है कि चलो रात को तो सोना ही है तो चलो सो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा, हम सोते ही इसलिए हैं ताकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को रिपेयर कर सके और खुद को भी रिपेयर कर सके, खुद की भी साइकोलॉजिकल हीलिंग कर सके। और वो रात के समय होता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। अगर आप सपने भी देख रहे हैं तो भी आपका ब्रेन आपकी बॉडी को रिपेयर भी नहीं कर रहा होता है, ना खुद को रिपेयर कर रहा होता है। ठीक, तो रात को गहरी नींद आना सबसे बड़ी जरूरत है हमारे शरीर की, वो जरूरत है, एसेंशियल है हमारे लिए। तो उसमें सबसे पावरफुल अगर मैं बात करूं तो ये एक्टिवेशन की। अगर आप एक्टिवेशन को डेली रात को सोते समय अपने फोरहेड, अपने कान के पीछे, ठीक, अपने हार्ट चक्र और अपने गले पे अप्लाई करके सोते हो, कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इसको अप्लाई करके सोते हो, तो आपको गहरी नींद आना स्टार्ट होती है। और जब आपको गहरी नींद आती है तो बॉडी अपने आप सेल्फ रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। और एक बहुत ही मजे की बात बताता हूं आपको, दुनिया की एकमात्र तरीका, दुनिया का एकमात्र तरीका जो हमारी रात को हमारी सेल्फ हीलिंग को बढ़ा दे, ये देख रहे हैं आप, इसको अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर बोलते हैं, अमेजन पे आपको मिल जाएंगे ये। ठीक, इसके अंदर से ये मिस्ट निकल रही है, पंखा चल रहा है तो ये नीचे को भाग रही है, ठीक, ये मिस्ट निकल रही है। इसमें ये डिफ्यूजर हर घर में, हर बेडरूम में होना चाहिए। इस डिफ्यूजर में ये बकेट होती है इसकी, ये इस तरीके से, और इस बकेट के अंदर आधा पानी भर लीजिए
और एक्टिवेशन की 6-7 ड्रॉप डेली डाल के रात को सो जाइए। इसमें टाइमर होता है, बटन होता है इसमें, तो आप अपने हिसाब से 3 घंटे का, 6 घंटे का या पूरी ओवरनाइट, यानी कि जब तक पानी रहेगा तब तक ये चलेगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप लगा के अपने बेडरूम में सो जाइए। उस रूम में जितने भी लोग सो रहे हैं, सांस तो ले ही रहे हैं, सांस तो सबकी चल रही है, तो हर ये जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फ्लोट करते रहेंगे, ये लाइफ फोर्स एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, और ये लगातार हमारी सांसों के थ्रू हमारे ब्रेन में और बॉडी में जाते रहते हैं, और हमारी सेल्फ हीलिंग को मल्टीप्लाई करने का दुनिया का एकमात्र तरीका है ये। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। और मैंने हर बार बोला कि बैलेंस भी करना जरूरी है। प्राण ऊर्जा तो बढ़ा ली आपने एक्टिवेशन से, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो दोस्तों, भ्रामरी और कपालभाति को आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये समय की बर्बादी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने लिए। और ये तब पता लगती है जब हम परमानेंट खटिया पे, बेड पे चले जाते हैं या कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं तो हम हॉस्पिटल्स के लिए एक महंगे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, महंगे प्रोडक्ट। भ्रामरी इसलिए ताकि ब्रेन, ये डॉक्टर जो बैठा है ना यहाँ पे, ब्रेन, ये इनको हम स्टिमुलेट कर सकें। हमिंग की आवाज, लंबी गहरी हमिंग की आवाज 5 मिनट डेली कीजिए, चाहो तो सुबह शाम कर लीजिए। और कपालभाति 5 मिनट से स्टार्ट करके डेली 30 सेकंड या 1 मिनट अगर बढ़ाएंगे तो आधा घंटा अगर आप डेली करने पे आ जाते हैं तो आप अपने जीवन का एक हेल्दी एक दिन बढ़ा लेते हैं। और प्राणायाम है क्या? प्राणायाम है प्राणों का आयाम, यानी कि प्राणों को एक्सटेंशन देना, यानी कि अपनी चेतना को बढ़ाना, प्राणों को बढ़ाना। और प्राण सिर्फ अनुलोम विलोम करने से, भ्रामरी करने से, कपालभाति करने से नहीं होंगे। बाबा रामदेव तो वहां पतंजलि के आश्रम में बैठे नेचर के पास बैठते हैं, जहां फाइटोनसाइड्स मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन आप शहरों में बैठ के ऑक्सीजन को अंदर बाहर कर रहे हैं। तो यूज कीजिए ब्रेथ ऑफ लाइफ, इसका नाम ही है ब्रेथ ऑफ लाइफ। इसको अप्लाई कीजिए अपने चेस्ट पे, फोरहेड पे, अपने थ्रोट चक्र पे, गर्दन पे, आगे पीछे, और तब भ्रामरी कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम भी कीजिए। आपको नेक्स्ट लेवल का अनुभव होगा, क्योंकि जब ये प्राण जाएंगे तभी होगा प्राणायाम, अदरवाइज सिर्फ सांसों का आदान प्रदान होता रहेगा, ऑक्सीजन का। तो यहां तक बात आई। लास्ट में बस इतना कि हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह ऐसे कि देखा जाएगा, यार इंश्योरेंस करा रखा है मैंने तो पूरी फैमिली का, कभी बीमार होंगे तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, पैसा मैंने तो भर दिया, हॉस्पिटल अपने आप ठीक करेगा। तो दोस्तों, यहां एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो हमारे पैसों का इंश्योरेंस है, हमारी हेल्थ का नहीं। हेल्थ का इंश्योरेंस वो है जो आज आपने किया, क्योंकि हर दिन हमारा हर एक दिन कम होता जा रहा है। जो आज आपने किया वो आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस है। वो तो सिर्फ पैसों का इंश्योरेंस है कि वहां आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जाके वो जुगाड़बाजी में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो बच गए। लेकिन आज आपने जो करेंगे वो आपकी रियल टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, जो आज आपने किया। इसलिए भ्रामरी, कपालभाति, और अगर ये समझ में आ जाए मेरा कॉन्सेप्ट, ये प्राण ऊर्जा थेरेपी, ये लाइफ फोर्स एनर्जी अगर समझ में आ जाए, तो जब कभी कहीं सॉल्यूशन ना मिले तो एक बार इनको आजमा के देखिएगा। ये बहुत कम पैसे से भी स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है, एक लेमन ग्रास भी आप स्टार्ट करेंगे तो उससे भी प्रभावित हो जाएंगे। ठीक, वो भी 504 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। लेमन ग्रास को, एक्टिवेशन को इस्तेमाल कीजिए। एक्टिवेशन जो कि रात को सोते समय हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सिर्फ एक्टिवेशन से स्टार्ट कर सकते हैं आप। देखिए तो सही, यूज करके तो सही। ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए कबीरदास जी ने जो कहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं या बेड पे चले जाते हैं, तभी याद आता है कि यार वो जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया समय पे, वो कर लेना चाहिए था।
क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं आता। एक दिन चला गया वो वापस नहीं आएगा, एक मिनट चली गई वो वापस नहीं आएगी। तो अगर सुख में ही सुमिरन करते रहे तो सुख बहुत लंबे समय तक चलेगा, और दुख एक बार जब डेप्रिसिएशन हो जाता है तो ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है ये तो, लेकिन सब हमारी हमेशा ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं, तो अलग अलग फील्ड का है। बाकी एसेंशियल ऑयल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, अब लाइव है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप स्कैन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्कैन भी करेंगे तो भी आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या गूगल प्ले स्टोर पे जब आप लाइफ फोर्स एसेंशियल्स डालते हैं तो भी आपको ये लोगो दिखाई देगा, और ये लोगो दिखाई देगा तो ये आपकी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने, जैसे मैं प्रेजेंटेशन लेता हूँ, जैसे मैं जूम सेशन लेता हूँ, ऐसे ही मैंने सब कुछ उसमें डाला है। मैंने बहुत मेहनत करके ये एप्लीकेशन बनाई है। कम से कम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसको रिव्यू जरूर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। और दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, या फिर हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस है वह है www.lifeforceworld.com। आप वहां पे भी जा सकते हैं। और अंतिम बात जो है वो ये कि ये जो मैंने सिलसिला स्टार्ट किया है, ये जो रिवॉल्यूशन, जो ये जागरूकता की जो क्रांति मैंने चलाई है, इसमें अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ये तो मैंने सिर्फ मेटाफिजिकल मार्केट का यहाँ पे रेट लिखा है 6 लाख करोड़ रुपए, ये 24 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है। और जिस कॉन्सेप्ट, जिस प्रोडक्ट, जिस नॉलेज और जिस बिजनेस प्लान के साथ मैं इस फील्ड में आया हूं, वो कहीं नहीं मिलेगा, वो नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। और बिल्कुल मार्केट खाली है, सब कुछ, ना यहाँ कंपटीशन है, क्योंकि जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें यही देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और इसमें इसकी कब तक डिमांड बनी रहेगी और मार्केट में कितना कंपटीशन है, यही देखते हैं ना हम। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। मैंने बताया ना, रोटी कपड़ा और मकान के बाद चौथी सबसे एसेंशियल चीज है लाइफ से, लाइफ के अस्तित्व से जुड़ी हुई है। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये क्यूआर कोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने, साल भर बाद जब भी देखें, इसको आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने तो इस क्रांति की स्टार्टिंग कर दी है। या फिर आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दूंगा, और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, किसी भी फील्ड से हैं, मुझे बेहिचक मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई यहाँ सवाल आज ना पूछ पाओ आप, तो मुझसे आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो मेरे पास समय है, मैं सभी का फोन अटेंड करके सभी को जवाब दे सकता हूँ। इनकम पोटेंशियल बहुत बहुत कम मार्जिन लेने के बावजूद भी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, और इसको 1 साल बाद मैं बाहर भी एक्सपेंड कर दूंगा, क्योंकि जरूरत है बाहर के लोगों को भी इसको जानने की। बाहर तो मेटाफिजिकल मार्केट ही बहुत बड़ा है, ठीक। तो पोटेंशियल बहुत कम मार्जिन होने के बावजूद भी बहुत बेहतरीन पोटेंशियल है। आप अपने बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं। आप अगर पढ़ी लिखी फैमिली, घर में कोई फीमेल हैं, एजुकेटेड फीमेल हैं, आप उनको ये कॉन्सेप्ट दिखाइए। वो घर बैठे बिना कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, किसी को कोई चीज बेचनी नहीं, आप सिर्फ उनको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लोगों तक पहुंचाना है। आपको उन सिर्फ जूम सेशन में उनको बुलाना है कि एक बार जीवन में अटेंड करके देखिए, समझिए इसको, कॉन्सेप्ट को। सिर्फ इतना भर करना है, कोई कुछ नहीं करना। आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी फील्ड में है, ये आपके किसी काम को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर घर में कोई ऐसा नहीं जो किसी न किसी बीमारी की दवाई ना खाता हो, कोई ना कोई ऐसा नहीं जो एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाता हो, वास्तु एक्सपर्ट के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास। हर चीज के मेटाफिजिकल मार्केट 6 लाख रुपए करोड़ की है, जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, पाखंड है, अंधविश्वास है और कुछ नहीं। और हम लोगों में ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं।